बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY फॉर हेल्थ साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 6 का नाम है हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स। इन द स्टार्टेड हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स आउटसाइड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है। जब किसी पेशेंट्स का क्रोनिक इलनेस मतलब कि लंबी बीमारी, सीरियस इंजरी या डिसेबिलिटी होती है तो उसका इलाज सिर्फ एक डॉक्टर नहीं करते बल्कि बहुत से प्रोफेशनल्स का टीम का हिस्सा होता है जो डॉक्टर्स का साथ मिलकर काम करते हैं। हर प्रोफेशनल्स का ख़ास रोल के लिए ना ट्रेनिंग दी जाती है जो ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है। इन प्रोफेशनल्स में से बहुत से लोगों ने ना साइकोलॉजी को भी कुछ एजुकेशन हासिल की होती है। अब हम कुछ साइकोलॉजी के अलावा हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स का जिक्र करते हैं और इनके लिए मतलब कि जो हेल्थ रिलेटेड कैरियर्स में किस किस्म की ट्रेनिंग दरकार होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, ख़ासतौर पर अमेरिका में उस हवाले से इसमें बताया गया है। सबसे पहले नर्सिंग एंड फिजिशियन असिस्टेंट इन अमेरिका समझ लें। तो अमेरिका में किस तरह से नर्सिंग और फिजिशियन असिस्टेंट बनते हैं। तो नर्सिंग की ना दो किस्म होती हैं, रजिस्टर्ड नर्सेज और लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज। रजिस्टर्ड नर्सेज मतलब कि RNS जो एब्रीवेशन पेपर पॉइंट व्यू से आ सकता है। रजिस्टर्ड नर्सेज हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स, डॉक्टर के ऑफिस और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में काम करती हैं। वो पेशेंट्स के सिम्टम्स रिकॉर्ड करती हैं, उनके टेस्ट करती हैं और इन्हें दवाई भी देती हैं पेशेंट्स को। रिहेबिलिटेशन में मदद करती हैं और पेशेंट्स को सेल्फ ट्रीटमेंट का तरीका भी सिखाती हैं। RNS अक्सर पेशेंट्स के मेंटल और इमोशनल पहलू पर भी तवज्जो देती है। अमेरिका में RNS के लिए लाजमी है कि वो अप्रूव्ड नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो और नेशनल एग्जामिनेशन पास करे। RN का कोर्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ना 4 से 5 साल का होता है, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लर्निंग लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्सेज हॉस्पिटल, क्लिनिक और पेशेंट्स के घरों में काम करती हैं। इनका काम RNS से थोड़ा कम टेक्निकल होता है, जैसे कि टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर लेना, मेडिसिन देना, ड्रेसिंग चेंज करना और पेशेंट्स को पर्सनल हाइजीन में मदद देना। LPNS को भी अमेरिका में ना लाइसेंस होना ज़रूरी है और इन्हें नेशनल एग्ज़ाम पास करना होता है। इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का होता है और ट्रेड स्कूल, वेकेशनल स्कूल्स और हॉस्पिटल में भी इनको ना दी जाती है ट्रेनिंग्स वगैरह। उसके बाद है फिजिशियंस, असिस्टेंट्स और नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स। डॉक्टर के साथ ना क्लोजली काम करते हैं। ये वो रूटीन काम करते हैं जो पहले डॉक्टर्स करते थे, जैसे कि पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करना जहाँ सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस ना हो। इन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग 2 साल की होती है और इसके लिए अक्सर नर्सिंग जैसे बैचलर डिग्री और हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी होता है। डाइटिशियंस की बात करें तो डाइटिशियंस में बताया गया कि डाइटिशियन का काम होता है कि वो खाना और उसकी जो बॉडी पर असरात के मुताला करता है। ये लोग हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स और स्कूल्स में काम करते हैं। कुछ डाइटिशियंस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और कुछ पेशेंट्स का साथ मिलकर ना उनकी न्यूट्रिशन नीड्स को ना असिस्ट करते हैं। डाइटरी प्लान्स बनाते हैं और उनका फॉलो करने का तरीका सिखाते हैं। डाइटिशियंस स्कूल सर्विसेज एजेंसी के लिए भी काम करते हैं। वो लोगों को सेहतमंद न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस के बारे में भी गाइड करते हैं। डाइटिशियंस बनने के लिए न्यूट्रिशन साइंस में बैचलर या मास्टर डिग्री की ज़रूरत होती है। रजिस्टर्ड डाइटिशियंस बनने के लिए इंटर्नशिप कंप्लीट करना और एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है अमेरिका में। उसके बाद है फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट में बताया गया है कि फिजिकल थेरेपिस्ट उन पेशेंट्स की मदद करते हैं जो किसी इंजरी या डिजीज़ के बाद अपने बॉडी के मूवमेंट के वापस हासिल करना चाहते हैं और दर्द को ना कम करना चाहते हैं। फिजिकल थेरेपी को ना गोल रिहेबिलिटेशन होता है। फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट्स का रिकॉर्ड देखकर ना टेस्ट करके ट्रीटमेंट बनाता है, जिसमें मसल्स की स्ट्रेंथ, मोटर कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस और इंजर्ड पार्ट को रेंज ऑफ मोशन से मेजर किया जाता है। फिजिकल थेरेपी में अक्सर एक्सरसाइज का इस्तेमाल होता है, जिसमें पहले आसान एक्सरसाइज दी जाती है और फिर धीरे धीरे चैलेंजिंग एक्सरसाइज होती है। कुछ तकनीक्स में ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस का इस्तेमाल होता है ताकि पैरालाइज मसल्स को मूव करके सिखाया जा सके कि दर्द कम हो। फिजिकल थेरेपिस्ट पेशेंट्स को ना रोज़ाना के काम का तरीका भी सिखाते हैं, जैसे कि जूते बांधना या खाना बनाना। अगर किसी पेशेंट्स का क्रंचेस या रिप्लेसमेंट्स लिम्स जैसे कि एडेप्टिव डिवाइसेस इस्तेमाल करना हो तो फिजिकल थेरेपिस्ट उन्हें ना ट्रेनिंग देते हैं। अमेरिका में ना फिजिकल थेरेपिस्ट को डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी
ضروری ہوتا ہے اور نیشنل ایگزام پاس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے لائسنس حاصل کرنے کے لیے. پہلے بیچلر ڈگری لازمی ہوتی ہے, 2002 کے بعد ماسٹر ڈگری اب ضروری ہو گئی ہے فزیکل تھراپسٹ بننے کے لیے. آگے ہے آکوپیشنل تھراپسٹ. آکوپیشنل تھراپسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فزیکل, مینٹلی اور ایموشنلی ڈسیبل لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے کام میں نا واپس آ سکیں. ان تھراپسٹ کا کام اکثر ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے یا اسکل رکھتے ہیں یا لیکن ان کی نا انجری یا بیماری کی وجہ سے نا وہ کھو چکے ہوتے ہیں اپنے آرگنز وغیرہ. آکوپیشنل تھراپسٹ اکثر ایک خاص ایج گروپ یا ڈسیبلٹی ٹائپ پر نا فوکس کرتے ہیں. پیشنٹس کے لیے نا ایجوکیشنل, ویکیشنل اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کا پروگرام بنایا جاتا ہے. ایک بچے کے لیے یہ پروگرام اکیڈمک ٹاسک اور کرافٹ پر مشتمل ہوتا ہے, جبکہ ایک اڈلٹ کے لیے ٹائپنگ یا وہیکل چلانے جیسے کاموں کو ٹریننگ ہو سکتی ہے. امریکہ میں آکوپیشنل تھراپسٹ کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے اور نیشنل ایگزام پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ان ٹریننگ پروگرام میں نا بیچلر اور آکوپیشنل تھراپی نا بننے کے لیے نا ماسٹر ڈگری کا جو ہے نا وہ لازمی ہے, ماسٹر ڈگری ہونا لازمی ہے. سوشل ورکرز کی بات کریں تو سوشل ورکرز کا فیلڈ کافی بہت بڑا ہے. زیادہ تر سوشل ورکرز مینٹل ہیلتھ پروگرامز میں کام کرتے ہیں, مگر کچھ ہاسپٹل, نرسنگ ہومز اور ریہیبلیٹیشن سینٹر اور پبلک ہیلتھ پروگرامز میں بھی کام کرتے ہیں. جب لوگ فزیکل بیمار یا معذور لوگوں کے ساتھ معذور ہوتے ہیں نا تو یہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, تو وہ پیشنٹس اور ان کی فیملیز کو سائیکولوجیکل اور سوشل ایڈجسٹمنٹ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں سوشل ورکر سے کمیونٹی سروسز کا بھی انتظام کرتے ہیں, جیسے کہ گھر پر نرسنگ کیئر یا کیریئر کاؤنسلنگ. اگر النس یا ڈسیبلٹی کی وجہ سے جب لوگ بدل نہیں پا رہے تو سوشل ورکرز کو زیادہ تر نا میڈیکل سوشل ورکرز نا کہا جاتا ہے. وہ پیشنٹس اور فیملیز کے ساتھ نا کام کرتے ہیں. سوشل ورکرز بننے کے لیے نا امریکہ میں آپ کو سوشل سائنس فیلڈ میں بیچلر ڈگری ہونا ضروری ہے, اور ساتھ میں جس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر سائیکالوجی یا سوشیولوجی کی ڈگری بھی چلتی ہے. کافی اسٹیٹ میں نا لائسنس یا سرٹیفکیشن ضروری ہوتا ہے, اور زیادہ پوزیشنز کے لیے آپ کو نا ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے جو MSW ڈگری کہلاتی ہے. تو یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. واٹ از دا فیلڈ آف ہیلتھ سائیکالوجی, مطلب کہ ہیلتھ سائیکالوجی میں کون سی جو فیلڈ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہیلتھ سائیکالوجی کا فیلڈ تب ضروری بننا شروع ہوا جب میڈیکل اور ہیلتھ کیئر سسٹم میں نا بہت سی چینجز آئی. اس فیلڈ کی نا پچھلے 50 سالوں میں نا سائیکالوجی کے ایک بڑے ڈیولپمنٹ سمجھا جاتا ہے. ایسا اس لیے کیونکہ فیکٹرز جو ہے نا جو ہیلتھ سائیکالوجی کو ضروری بنا دیتے ہیں اسی وجہ سے. سب سے پہلے ہے چینجنگ ان پیٹرنس یا چینجنگ ان پیٹرنس آف النس. اس میں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہیلتھ سائیکالوجی کے لیے ذریعہ بنا وہ ہے بیماری کا پیٹرنس میں آئی ہوئی تبدیلی تھی. 20ویں سے نا 20ویں یا 20 سینچری سے نا پہلے امریکہ میں نا زیادہ تر بیماریاں جو لوگوں کو مار دیتی تھی وہ تھی ایکیوٹ ڈس آرڈر تھی, جیسے کہ ٹروبیکولرس اور پینامونیا. ایکیوٹ ڈس آرڈر کا علاج آسانی سے ہو جاتا تھا کیونکہ یہ وائرل یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوتی تھی. آگے جو ہے وہ بتایا گیا کہ آج کل کرونک النس جیسے کہ ہارٹ ڈیزیزز, کینسرز اور ڈائبٹیز سے لوگوں کو نا ڈیتھ اور ڈسیبلٹی کی بیماری بڑی وجہ بن چکی ہوئی ہے. کرونک النس دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور ان کا علاج نہیں ہوتا, مگر انہیں نا مینیج کیا جا سکتا ہے, اور پیشنٹ اور ڈاکٹر کے مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں کرونک النس کو مینیج کرنے کے لیے. کرونک النس نے نا ہیلتھ سائیکالوجی کو کیسے بنایا ہے. سب سے پہلے یہ ہے بیماری نا سائیکالوجی اور سوشل فیکٹرز سے بھی ہوتی ہے, جیسے کہ کھانا پینا اور اسموکنگ سے ہارٹ ڈیزیزز اور کینسر ہوتا ہے, اور سیکشول بیہیویئرس ایڈس کا رسک بڑھتا ہے. ہیلتھ سائیکالوجسٹ نے ان کازز کو نہ سمجھنے اور ان لوگوں کے یہ جو کر رہے ہیں ہیبٹس چینج کروانے میں بھی مدد کرتے ہیں. اور دوسری بات اگر بات کروں, دوسری بات جب لوگ کرونک النس کا ساتھ بہت عرصے تک زندہ رہتے ہیں تو سائیکولوجیکل ایشوز بڑھ جاتے ہیں. ہیلتھ سائیکالوجسٹ پیشنٹس کی مدد کرتے ہیں کہ وہ اپنی نیو ہیلتھ کنڈیشنز کے ساتھ نا سائیکولوجیکل اور سوشل طور پر نا ایڈجسٹ کر سکیں. وہ لوگوں کے ٹریٹمنٹ پلانس بنانے اور سیلف کیئر پریکٹسز سکھانے میں بھی مدد کرتے ہیں. آگے جو ہے وہ بتایا گیا ہے رول آف ہیلتھ سائیکالوجسٹ ان کرونک النس. اسی میں تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ کرونک النس کے پیشنٹس کی فیملی کو بھی سمجھنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح سے بیماری اور فیملی کا ریلیشن شپ پر اثر جو ڈال رہی ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ کروا سکے. کرونک النس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ لوگ انکنویشنل یعنی فارمل میڈیسنز کے علاوہ اور بھی ٹریٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں. ہیلتھ سائیکالوجسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کیوں ایسا جو ہے نا علاجوں کے چوز کرتے ہیں جو ان کو افیکٹس کر رہے ہوتے ہیں.
न्यू टेक्नोलॉजीज और जेनेटिक रिसर्च के बारे में बताया गया, तो ये मैंने हाईलाइट किया, वो आपको देखने मिल सकता है कि जैसे कि जेनेटिक कासेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें ना टेक्नोलॉजी ऑफ के बारे में बताया गया, जीन्स की टेक्नोलॉजीज वगैरह। न्यू टेक्नोलॉजीज के जरिए ना अब हम चीज़ को भी समझ सकते हैं जो कि हम बीमारी के लिए ना जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को ना उनकी डिजीज़ कोई रिस्क समझा सकें और उनको मेंटली प्रिपेयर कर सकें। आज के दौर में ना जेनेटिक रिसर्च पेशेंट्स की मुश्किल डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है, जिसमें उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आगे एक्सपेंडेड हेल्थ कैरियर्स या हेल्थ केयर सर्विसेज की तरफ आते हैं, तो इसमें बताया गया है कि एक और फैक्टर्स जो हेल्थ साइकोलॉजी के लिए उभरा वो है हेल्थ केयर सर्विसेज था। वो अच्छा, हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में होना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ केयर अमेरिका का सबसे बड़ा सर्विसेज इंडस्ट्री है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अमेरिका में हर साल 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा केयर पर हेल्थ केयर पर ना खर्च होता है, जो कि उनकी ना इनकम का 14% होता है हर एक पर्सन का। मगर ये बहुत ये लेकिन मगर ये ना बात समझ में नहीं है कि जितना पैसा हेल्थ केयर पर लगाया जाता है उतना वो हेल्थ के बेसिक इंडिकेटर्स पर ख़ास तौर पर तवज्जो क्यों नहीं देते। अमेरिका में ना बहुत से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं हेल्थ केयर की फैसिलिटी को लेकर। कुछ लोग दुनिया के बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज हासिल करने के बावजूद भी ना उनको केयर मिलती है, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को सिर्फ इमरजेंसी में सिर्फ इलाज मिलता है। 1994 में 37 मिलियन अमेरिकन के पास ना हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं थी, जबकि बेसिक प्रिवेंटिव केयर या कॉमन बीमारियों के इलाज एफर्ट नहीं कर सकते थे कुछ लोग। फैक्टर्स जो थे अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बढ़ रहे थे डिजीजेज वगैरह, लोगों की बेसिक हेल्थ केयर मिल सके, जिसके लिए इन्होंने ना यूरोप की तरह बहुत मुल्कों की तरह ना कोशिश की थी। हेल्थ साइकोलॉजी ने ना इश्यूज़ पर एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सबसे पहले ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस प्रिवेंशन पर होता है, यानी लोगों को हेल्थ बिहेवियर्स का तब्दील करने पर क्या होता है कि सबसे पहले वो अपना हेल्थ बिहेवियर तब्दील करे, बीमार नहीं होते, और ताकि बीमारियों का इलाज करने में कुछ खर्च में भी कमी है। दूसरा ये है कि हेल्थ साइकोलॉजी से ना बहुत से रिसर्चेस भी किए हैं। लोग हेल्थ केयर सिस्टम को कब खुश और कब नाज होते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, तो उसके हवाले से भी रिसर्चेस किए हेल्थ केयर सर्विसेज ने। इसके अलावा हेल्थ केयर सिस्टम डिज़ाइन करना और मदद कर सकता है जो पेशेंट्स की ना उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट वगैरह दे सके। ओवरऑल इसमें यही बताया गया है। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, फाइनली मैं अगर बात करूँ तो फाइनली में ना बात हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ना बहुत सी जॉब्स हैं और लगभग शख्स का ना डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो ये इसमें यही बताया गया। तो ये ओवरऑल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे इंक्रीज मेडिकल एक्सेप्टेंस, इसमें बताया गया कि हेल्थ साइकोलॉजी का बढ़ना एक और वजह ही है, और ये भी है कि मेडिकल कम्युनिटी में ना हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का ज़्यादा जो है ना वो स्कोप बढ़ रहा है। पहला हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का रोल ज़्यादा ये तो होता था कि वो पेशेंट्स के ना साइकोलॉजिकल टेस्ट करे और उन लोगों को देखे जिन्हें डॉक्टर्स मैनेज नहीं कर पा रहे। और ये उसके अलावा जो ना जिन्हें समझा जाता था कि ये बीमारियों की सिर्फ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह है, मगर अब मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये बात समझ आ गई है कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हर हेल्थ और इलनेस में ना बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का रोल इस चीज़ में भी मुश्तमिल है, इस चीज़ में भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो पेशेंट के ना हेल्थ हैबिट्स को ना चेंज करने में मदद करते हैं और ट्रीटमेंट्स में ना हिस्सा जो ले रहे हैं उन हवाले से। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेटिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ हेल्थ, इसमें बताया गया कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने ना ये भी साबित किया है कि वो हेल्थ के लिए ना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट ने शॉर्ट टर्म बिहेवियर से इंटरवेंशंस डेवलप किए हैं जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पेन मैनेज करना, बुरे हेल्थ हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग और क्रोनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट, साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने में मददगार होती है। ऐसे इंटरवेंशंस जो सिर्फ कुछ घंटों में सिखाए जाते हैं वो लोगों को सालों तक फ़ायदा देते हैं। खासकर उन इंटरवेंशंस का असर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डाइट या स्मोकिंग पर होते हैं, जो कुछ बीमारियों का जैसे कि कोरोनी हार्ट डिजीज़ का कम होना साबित हुआ है। इसके अलावा हम आगे इसमें एट द लास्ट बताया गया कि एक और एग्जांपल के तौर पर साइकोलॉजी से ना बहुत पहलू को समझा है, ताकि अगर पेशेंट्स को मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में पहले से ही सब कुछ बताया जाए तो उनका ना प्रोसीजर का साथ एडजस्ट करने में ना आसानी हो जाती है। इस वजह से ना बहुत से हॉस्पिटल्स अब पेशेंट्स के पहले से ना प्रोसीजर के लिए ना तैयार रहते हैं कि उनको ट्रीटमेंट के प्रोसीजर बता दें। आगे है मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशन, इसमें बताया गया कि हेल्थ साइकोलॉजिस्ट रिसर्च में भी बहुत
مددگار ہوتے ہیں، خاص کر جب میڈیکل سیٹنگز میں نا ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کو ریسرچ کے کچھ ٹریننگ سے ملتا ہے، مگر وہ کافی نہیں ہوتا اگر وہ خود ریسرچ کو اپنے اسپیشلی نہیں بناتے۔ ہیلتھ سائیکولوجسٹ ریسرچ ٹیمز کا ایک ضروری حصہ ہوتا ہے کیونکہ نا ان کی میتھڈولوجی اور اسٹیٹیکل ایکسپرٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے جو ریسرچ کی کوالٹی امپروو کرتی ہے۔ ہیلتھ سائیکولوجسٹ کی ریسرچ ٹریننگ کو ان کو میڈیکل ریسرچ ٹیمز کے لیے ویلیوبل بناتی ہے، جب وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صحت مند کیسے رہتے ہیں اور بیماری کیوں ہوتی ہیں۔ اوور آل اس میں نا ان دا اسٹارٹیڈ آپ کو آر این ایس اور ایل پی این ایس بتایا گیا جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور فزیکل اسسٹنٹ اور نرسنگ کے پریکٹیشنرس کے بارے میں بتایا گیا پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے، اور ڈائٹیشنس کے بارے میں اور فزیکل تھراپسٹ کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے ان کی ٹریننگ اور ڈیوریشنز وغیرہ اور کیا ضروری ہوتا ہے۔ آکوپیشنل ٹریننگ کے بارے میں بتایا گیا، اور ایٹ دی لاسٹ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سروسز کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ اوور آل جو ہے نا یہ سارا بتایا گیا، اور میں نے جلدی سے اس لیے بولا کیونکہ لیکچر کا ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو نا بریفنس کے ساتھ بتا دوں۔ اگر میں سلولی اور رام سے بتاتا تو کیا ہوتا کہ مجھے 15 سے 25 منٹ لگ جاتے، لیکن میرا جو ویڈیو کا ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو لیکچر کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کلاس والوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔